फिलहाल सारे के सारे जवाब मुझसे ही चाहिए आप लोगों को ना। मैं ये समझता हूं पिछली डिबेट में फंसने की बजाय अगर हम एक्चुअली यहां से आगे कैसे बढ़ें उस पर ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे एक सवाल आया है 1947 और 1951 के बीच किन लोगों की सरकार रही? भाई 1951 तक किसकी सरकार रही? 1947 में जिसकी सरकार थी, 1946 में जिसकी सरकार थी, 1935 में जिसकी सरकार थी, उन्हीं की सरकार रही और आज भी उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की है। अगर भारत आज़ाद हुआ है तो भारत किससे आज़ाद हुआ है और किस तरह से हुआ है वो समझौते की कॉपी देश के दुनिया के सामने रखने में भारत सरकार को क्या आपत्ति है? जो भारत का संविधान है जिसके उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जिसके ऊपर उन्होंने दस्तखत करवाए हैं, क्या वो बाबा साहब ने बनवाया है? बाबा साहब को मानने वाले लोग मेरे से गुस्सा हो जाएंगे मैं कुछ ऐसा बोलूंगा, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले लोगों को इस बात पे जाना चाहिए कि भारत के संविधान को इस तरफ रखें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इधर रखें और चेक करें कि उन दोनों में कितना फर्क है। तो आपको पता चलेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड से पास होकर के आया था उसी को बाद में नाम संविधान दिया गया। तो ये बातें तब पता चलेंगी जब हम रिसर्च करेंगे, हम इमोशनल ना होकर के प्रैक्टिकल लेवल पर जाकर के इसको देखें। आगे आजादी का मतलब देखो, बड़ा गहन पॉइंट है आजादी का मतलब, क्योंकि हम शायद कुछ भी करने को और कुछ भी बोलने को आजादी बोलते होंगे, बट मैं आजादी का मतलब ये मानता हूं कि प्रकृति के नियमों को पालन करने के लिए और उन नियमों पर चलते हुए किसी दूसरे की व्यवस्था को बिगाड़े बिना मैं अपनी व्यवस्था जो भी खड़ी करना चाहूं उसके लिए मैं स्वतंत्र हूं, ये मेरे लिए आजादी है। प्रकृति के नियमों का मतलब सृष्टि में किसी का भी नुकसान किए बिना यदि मैं अपना काम अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहता हूं तो वो मुझे करने की आजादी हो तो वो आजादी है। अगर किसी को भी मैं नुकसान करता हूं तो वहां पर फिर मैं इसका मतलब किसी और की आजादी का हनन कर रहा हूं। अगर मैं किसी और की आजादी का हनन करूंगा तो कल को कोई और फिर मेरी आजादी का हनन करेगा। आज के नौजवान युवा बेरोजगारी के लिए जूझते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? नौजवान बेरोजगारी के लिए जूझ रहे हैं, ये एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में डाला गया है क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार का मतलब नौकरी नहीं हुआ करता था। हमारी व्यवस्था में रोजगार का मतलब नौकरी नहीं है, बल्कि हमारे पुरखों ने तो हमको ये कहा था कि नौकरी सबसे नीच काम है। और पिछले 3 सालों में आपके आसपास के नौकर ने, वो नौकर आपका पुलिस का अधिकारी हो सकता है, एसडीएम हो सकता है, डीसी हो सकता है, स्कूल का मास्टर हो सकता है, अस्पताल का डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकती है, आंगनबाड़ी वर्कर हो सकती है, रोडवेज का कर्मचारी हो सकता है या कोई और व्यक्ति हो सकता है। उस सरकारी कर्मचारी ने पिछले 3 सालों में जब आपके संवैधानिक अधिकार, आपके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया और जब आपने सवाल उठाया कि तुम ये गलत कर रहे हो, तो नौकर ने ये बताया कि मैं इतना नीच हूं कि मुझे मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी मुझे तो नौकरी करनी है भाई, हमें तो आदेश मिला है भाई, जो ऊपर से आदेश होगा हमको मानना पड़ेगा। नौकर की इतनी औकात होती है। तो नौकर बनाने के लिए, लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने में मीडिया का, नेताओं का, इस पूरे तंत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उनको इस तरफ सोचने के लिए मजबूर किया गया कि जहां नौकरी को ही रोजगार बोला गया, जो कि स्टेटमेंट गलत है। रोजगार का मतलब है कि आप कोई काम कर रहे हो और उस काम से समाज के किसी हिस्से का, किसी व्यक्ति का लाभ होता है। आप अपनी ऊर्जा से किसी को लाभ दीजिए, वो अपनी ऊर्जा से आपको लाभ देगा। यही लेन देन की प्रक्रिया के अंदर आपका काम चलता रहता है।
जब आप अपना ये काम अपने गांव के अंदर ही आसपास में ही घुमाते हो तो आपका हर व्यक्ति मजबूत होता है, लेकिन अगर आप वहां से पैसा लेकर के बाहर देते रहते हो तो फिर कंपनियां मजबूत होती हैं। तो जिसका मतलब रोजगार बोला गया, नौकरी पे अगर कोई आपको 50,000 सैलरी दे रही है नौकरी कोई कंपनी, तो ये समझिएगा 50,000 की सैलरी देने वाली कंपनी तब तक आपको 50,000 नहीं देगी जब तक आप 5 लाख रुपए का काम नहीं कर लोगे, मतलब 10 गुना का काम। तो जब आप किसी कंपनी के लिए 10 गुना काम कर सके, एक 10वां हिस्सा कमा रहे हो, तो आप अपने लिए क्यों नहीं कर रहे हो? इन नौजवानों को मेरा यह संदेश है कि जो भी करे या तो अपने परिवार के लिए करे, या अपने समाज के लिए करे, या अपने गांव के लिए करें। कभी किसी कंपनी के लिए करने के बारे में सोचना बंद कर दें, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकारी कर्मचारी का भी फर्ज यही है, क्योंकि उसकी सैलरी समाज के लोगों से मिलती है, समाज के लोगों के टैक्स से मिलती है। तो सरकारी कर्मचारी को भी सरकारी अधिकारियों की बजाय, ऊपर के अधिकारियों की बजाय जनता के हितों पर सोचना चाहिए, उसी की दिशा में काम करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री कहां गए 1945 के बाद, और उनका पता क्यों नहीं चला? भैया, एक और प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी मौत कैसे हुई आज तक पता नहीं चला। और इसी तरह से तमाम वो लोग जिन्होंने भी रुपए को समझा है और रुपए पर बोले हैं, उनका यही हश्र होना है। जब सारे प्राइवेट बैंकों को, क्योंकि ये जो आरबीआई है और ये जितने भी बैंक हैं ये सारे प्राइवेट हुआ करते थे, ऑफिशियली प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता था इनके आगे। इंदिरा गांधी ने जब इनको नेशनलाइज कर दिया और देश की प्रॉपर्टी घोषित कर दी, तो इंदिरा गांधी को भी मार दिया गया था, आपको याद होगा। जब सारी प्रॉपर्टियां, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को, जैसे जब टाटा को अभी नरेंद्र मोदी ने कितने सालों बाद इंदिरा गांधी का किया हुआ काम रिवर्स किया कि एयर इंडिया जो भारत सरकार की थी उसको वापस टाटा को दिया गया। वो टाटा की थी पहले, टाटा से उसको देश की प्रॉपर्टी बनाया कि यार तुम सारा प्रॉफिट, सारी जमीनें तुमने ले रखी हैं, एयरपोर्ट वो सरकार के पैसे पर है, जमीन लोगों के पैसे पर है, एयरक्राफ्ट में जो लोन मिला हुआ है वो जनता का पैसा का है, तुमको जितना और पैसा मिला हुआ है वो जनता का पैसा है। तुम कह रहे हो हमसे फायदा कुछ नहीं होता, हम तो लॉस में हैं। जब तुमको लॉस ही लॉस चल रहा है तो तुम्हारा लॉस बचाने के लिए भारत सरकार को दे दो, भारत सरकार लॉस अपने आप सहन कर लेगी, कम से कम देश के लोग तो घूमेंगे, प्रॉफिट रेवेन्यू सरकार को तो आएगा। तो उन्होंने ये एयर इंडिया जो थी वो गवर्नमेंट एयरलाइन बना दी थी टेक ओवर करके। पर बाद में जब देखा कि सारे उद्योगपतियों के खिलाफ चल पड़ी है इंदिरा गांधी और देश की जनता के लिए काम करने लग गई है, तो उनको मार दिया गया। जो मतलब, हालांकि इसमें हम लोग कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते, लेकिन आपको बताएं कि कारण अलग अलग बताए जाएंगे। हम लोगों के सामने ये पेश किया गया कि ये काम सिखों ने करवाया था, इंदिरा गांधी से बदला लेना था कि वो ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था उन्होंने। सिखों में रोष था, सिखों ने बदला लिया था या नहीं लिया था, या उनके उस भावना का इस्तेमाल किया गया। मतलब ये बड़ा कमाल का कंट्रोवर्सी है। अगर इसके ऊपर बैठकर चर्चा करो तो पूरा दिन डिबेट चल सकती है। उस दौर के लोग वहां पर बैठकर बात बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशंस को किस तरह मिस इन्फॉर्मेशन बनाया जाता है, कैसे आपके बीच गलत बात डाली जाती है, कैसे आप उसके ऊपर लड़के अपने ही बीच के लोगों के साथ बहस करने लग जाओ। लेकिन असली बात जो खेल है, उनका जो मर्डर था या उनकी मौत थी, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये था कि वो उन लोगों के लिए मतलब उन लोगों के खिलाफ काम करने लग गई थी रुपये के मसले पर। यही गद्दाफी का हुआ, यही अपना ये सद्दाम हुसैन के साथ यही हुआ, हिटलर के साथ यही हुआ, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी यही हुआ। रुपये के मसले पर भी मतलब ये समझिए कि जब राजीव दीक्षित ने इस बाहर गए हुए फंड्स के बारे में जब जानना शुरू किया, और जब वो रुपये के मसले पर आने ही वाले थे, उससे पहले ही उनको भी रास्ते से हटा दिया गया। हम लोग बहुत पहले लोगों के बीच इस बात को ले आए।
आने वाले समय में आप क्या राजनीतिक विकल्प देना चाहेंगे? क्या नेता पैदा होने चाहिए गांव में? इनकी व्यवस्था खत्म होगी तो अर्थव्यवस्था कैसे स्थापित होगी? और भारत इतने सालों से बाहर गया हुआ धन क्या भारत में वापस आएगा? मैं आपको 2-3 बात बता दूं। देखो भाई, इस देश में अगर हम राजनीतिक विकल्प की बात करें तो मैं राजनीतिक विकल्प देता हूं अगर, या मोर्चा कोई राजनीतिक विकल्प देता है तो वो बहुत खतरनाक होगा। कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक विकल्प देता है तो खतरनाक होगा। किसी भी पार्टी या किसी संगठन की सरकार कभी भी नहीं होनी चाहिए। हमारा मानना यह है कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, विधायक कोई भी हो, सांसद भाई बाहर जाके कर लो, बात करनी है तो यार यहां बैठे और बात कर रहे हो, या तो यहां बैठे तो यहीं बैठो बस। आपको जरूरी काम है आप बाहर जाके कर लीजिए बात, कोई जरूरी थोड़ी ना यहां बैठना, कोई कंपल्शन थोड़ी है, बांध के थोड़ी रखा हुआ है किसी ने। इंटरेस्ट नहीं है या आपके काम की बात नहीं है तो, या फिर आपके जरूरी बहुत ज्यादा काम है तो बाहर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं।